एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक हाई फाई घर से बिलोंग करती थी। मेरे पापा का स्टेटस भी काफ़ी ऊंचा था। पापा अपने जैसे ही बिजनेसमैन के लड़के के साथ मेरी मंगनी तय कर दी थी। मैं अभी ग्रेजुएशन ही किया था और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरा भाई भी था लेकिन मुझसे काफ़ी छोटा था। पापा की तबीयत भी कुछ खराब रहती थी, इसलिए पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। उस लड़के को मैं भी पसंद करने लगी थी। हम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया था। वह रात रात को मुझसे काफ़ी ढेर सारी बातें करता था और वीडियो कॉल पर मुझसे बातें होने लगी थी। इसी तरह हम दोनों हद से ज़्यादा आगे बढ़ने भी लगे थे, लेकिन उसके नीयत के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन वह हो गया जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कहीं भी आती जाती थी तो अपने नौकर मोहन के साथ ही आती जाती थी। मोहन पापा का सबसे अच्छा नौकर था और आज मैं अपने मंगेतर से मिलने गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा भी कोई घिनौना खेल खेलना चाहता था। मैं उसे बार बार कह रही थी, ये सब ठीक नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बातें ही करना चाहती थी, ये सब नहीं चाहती थी। प्लीज़ मेरी इज्जत बाकी रहने दो। लेकिन उसने मेरी एक बात सुनी नहीं और मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। मैं उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश किया करती थी, लेकिन जितना दूर रहने की कोशिश कर रही थी उसकी बेरहमी बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरे जिस्म पर उसके खरोचों के निशान पड़ चुके थे। बड़ी बेदर्दी से उसने दिखाया था। मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरे बाजू उसने जख्मों से भर दिया था। मुझे अच्छी तरह बर्बाद करने के बाद कहने लगा, बड़ा दावा करता था ना तुम्हारा वह 2 टके का नौकर, बड़ा सीना तान कर कहता था अपने मालिक की बेटी की इज्जत की हिफाजत करूंगा। अब जाकर उसे ये कह देना कि हिमांक अपने मंगेतर के साथ जो चाहे कर सकता है, वो निभाए अपनी नमक हलाली। मैं रोते हुए जख्मी नज़रों से उसे देखने लगी। किस चीज़ का बदला लिया था उसने मुझसे? मोहन की बातों का, जिससे मैंने कभी अहमियत नहीं दी थी। मैंने कहा कि तुमने तो मेरी आत्मा पर घाव लगा दिया है उस आदमी की बातों में आकर, जो कि एक मामूली सा नौकर था। कहने लगा, नहीं, गलती तुम्हारी ही है। तुमने मेरे अंदर के जज्बात इतने भड़का कर रख दिए थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए एक ऐसी मुलाकात तो ज़रूरी थी ना। तुम मुझसे बातें करोगी, वीडियो कॉल पर बातें करोगी, बिना दुपट्टे के मेरे सामने आओगी और मीठी मीठी बातें करोगी, तो इतना भी शरीफ नहीं हूँ। कहने लगा, ठीक है यार, मैं शादी कर लूँगा तुमसे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे उस वक्त उससे नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चादर से खुद को लपेटा और वहाँ से बाहर निकल गई। होटल के नीचे से रिक्शा ले लिया और अपने घर चली आई थी। पूरे रास्ते मैं सिसकियों से रो रही थी। जैसे ही घर के चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, मैं भागती हुई आंगन के दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा बजाने लगी। दरवाज़ा मोहन ने खोला था। मुझे यूं घूर कर देखा और कहने लगा, मेम साहब, आप अभी कैसे आ गई? आप तो अपनी दोस्त के घर गई थी ना, मुझे फ़ोन कर दिया होता। अभी इतनी बात उसने अपने मुंह से ही निकाली थी कि मैंने उसे गुस्से से देखा। मोहन मेरे बहते आंसू को देखकर कहने लगा, क्या हुआ? मैंने उसे पीछे धकेला। वहीं पर आंगन में घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग बाहर आंगन में आ चुके थे। पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें? जैसे ही मेरा दुपट्टा मेरे ऊपर से नीचे उतर गया, मेरी गर्दन पर दांतों के निशान और खरोचों के निशान, मेरा उजड़ा हुआ हुलिया देखकर मेरी माँ तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। मेरी चाची भी देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ से आई हो तुम? मैंने कहा कि हिमांक ने मेरे साथ। ये कहकर मैं रोने लगी। मेरी माँ कहने लगी, तुम हिमांक के साथ गई थी? और क्यों गई थी? मैंने कहा कि उसने मुझे बुलाया था। मेरी माँ कहने लगी, बुलाया था तो तुम मुंह उठाकर कहीं भी चली जाओगी? क्या तुम पागल थी? फिर मेरी माँ मुझे कहने लगी, चलो उठो, मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे बताओ उसने तुम्हारे साथ और क्या क्या किया है। मैंने कहा, उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं ये कहते हुए कमरे में चली गई। कुछ देर मेरे चाचा और मेरे बाप भी घर में आ गए थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो वह भी बहुत गुस्से में आ चुके थे। हिमांक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उसके नाम से एफआईआर कटवा दी गई थी। उसका बाप अलग परेशान था। मेरे पापा का बस नहीं चल रहा था कि हिमांक का गला ही दबा देते। लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हिमांक कहने लगा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है आपकी बेटी की रजामंदी से ही हुआ है। आपकी बेटी मुझसे बातें करती थी, मुझे वीडियो कॉल भी करती थी और अपनी मर्जी से मेरे साथ होटल में गई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने मुझे धोखे से बुलाया था। मुझे नहीं पता था उसका ऐसा कोई और इरादा है। हिमांक का बाप मेरे बाप को धमकी देने लगा और कहने लगा कि देख लेना, मैं अपने बेटे को जल्द से जल्द जेल से निकलवा लूंगा। मेरे पास भी इतना पावर है
कि उसे जेल से रिहा करवा सकता हूँ। मेरे ऊपर तक जान पहचान है, लेकिन इज्जत इसी में है कि आप जल्द से जल्द इन दोनों बच्चों की शादी और विदाई करवा दें। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं उस आदमी के साथ 1 मिनट भी नहीं गुजारूंगी। वह इंसान नहीं, जानवर है। मेरे पापा भी ये नहीं चाहते थे। उनके लिए ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत का ऐसा भी कोई अंजाम होता है। लेकिन बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सारे मोहल्ले को खबर हो चुकी थी। सब ने अफसोस किया, लेकिन उसके बाद सब मुझे नापसंद करने लगे थे। मैं खुद भी बहुत अकेली होकर रह गई थी। अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। जब एक बार मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम्हारे बाप से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर वक्त कहते हैं कि सीने में दर्द उठता है। मैंने कहा कि हाँ, वो मेरी टेंशन ले रहे हैं। कहने लगी, तुम औलाद हो, उनकी परेशानी तो होगी ना। मैंने कहा, तो माँ, इसमें मेरी क्या गलती थी। कहने लगी, कुछ न कुछ तो गलती तुम्हारी भी होगी। उस कमीने इंसान से फ़ोन पर बात करना ही नहीं चाहिए थी। वह लाख तुमसे मुलाकात करने का कहता, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी माँ की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं गलती पर थी। और मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए ये फैसला किया है कि भगवान के लिए अब तुम इस फैसले के खिलाफ मत जाना। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे बाप को कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा, कैसा फैसला। वह कहने लगी कि वह तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझसे कौन करेगा शादी। तो कहने लगी, वैसे तो पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी है। बिरादरी वाले सभी ये बात जान चुके हैं, इसलिए कोई भी आदमी तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं लाएगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ। और कहने लगी, इसलिए तुम्हारे पापा ने सोचा कि तुम्हारी शादी मोहन के साथ करवा दी जाए। मैंने कहा, क्या हो गया है आप लोगों को। वह एक नौकर है, मैं उससे शादी करूँगी। पापा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उससे अच्छा कि वो मुझे यूं ही घर में पड़ा रहने दे। मेरी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे घर में पड़ा रहने दे। तुम्हारा बाप जब भी तुम्हें देखता है तो उन्हें कुछ न कुछ होने लगता है। जवान बेटी यूं बर्बाद होकर घर में आ जाए तो बाप जीते जी मर जाते हैं। इसलिए मेरी बेटी, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की जान है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, जहाँ तुम्हारा बाप कहता है तुम उसी से शादी कर लो। और अगर तुम्हारे पापा का बीपी शॉर्ट हो गया तो उन्हें कुछ भी हो जाएगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगी और सारा इल्ज़ाम तुम पर ही दूंगी। मैं चुप सी हो गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मुझे चुप से मोहन से शादी करना पड़ा। मैं समझती थी ये संबंध सिर्फ शादी तक रहेगा, क्योंकि ये एक नौकर था। इसलिए मैं कभी भी उसके साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा था अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर लूँगी, पढ़ूंगी, कॉलेज में लेक्चरर लग जाऊंगी और वही अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। अब मुझे किसी भी आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाप ने कुछ और ही सोच रखा था, और जो भी सोचा था गलत सोचा था। जैसे ही मेरी शादी मोहन से हुई, मेरे पापा कहने लगे कि मोहन ने अपने बाप की ज़मीनें बेची है। हाँ, मैंने मोहन से ये बात सुनी थी कि उसके बाप के पास कुछ ज़मीनें थी। शायद उसकी ख़ानदानी ज़मीन थी, जो मेरे बाप ने ही उसके ख़ानदान से लेकर उसे दिलवाई थी। और वह ज़मीन बेचकर उसने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था। वह मुश्किल से 2 कमरों का ही था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बाप मुझे विदा कर देगा, वह भी एक गरीब नौकर के साथ। आखिर उसकी हैसियत ही क्या थी। मैं हक्की बक्की अपने माँ बाप को देखती रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ मोहन के हाथ में रख दिया था, कहने लगे, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मोहन कहने लगा, मालिक, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूँगा। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। जैसे ही वो मुझे बाहर लेकर आया, मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया था और उसे गुस्से से देखने लगी। बाहर टैक्सी खड़ी थी। उसने मेरे लिए टैक्सी का दरवाज़ा खोला। मैं अपने आंसुओं को साफ करते हुए टैक्सी के अंदर बैठ गई। वह फ्रंट सीट पर बैठा था। मैं बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एक ही जज्बा उभर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी बर्बादी की वजह भी वही था। बहुत शौक उसे अपनी नमक हलाली निभाने का था ना। ये धमकी ना देता तो वह आदमी तैस में आकर मेरे साथ ये सब ना करता। मैंने अब सोच लिया था, उस आदमी के साथ वैसे ही रहूंगी जिस औकात का वो आदमी है। उसे कभी एक पति का दर्जा नहीं दूंगी। मैं भी बहुत परेशान थी। जहाँ हम पहुँचे थे वह एक नई कॉलोनी थी। ना ही वहाँ पर ज़्यादा घर बना था। कोई हाई फाई कुछ अच्छे मकान भी बने हुए थे और कुछ पुराने भी। वही एक बिल्डिंग थी जिसके सामने टैक्सी जाकर रुकी थी। उसने टैक्सी वाले को किराया दिया था और टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोला। अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद नीचे उतर गई। उसके बाद उसने मेरा हाथ नहीं थामा।
बस मुझे यही कहने लगा, यहाँ से ऊपर जाना है और दूसरी मंजिल पर मेरा फ्लैट है। उसके साथ दूसरी मंजिल तक जाकर वैसे भी मैंने कोई बहुत फैंसी कपड़ा नहीं पहन रखा था, बस एक हल्का फुल्का सा कपड़ा ही पहन रखा था। उसने दरवाज़ा तो खोला, छोटा सा आंगन था, वहीं एक किचन भी था। वह 2 कमरों का घर था। मैंने देखा कि एक कमरा बिल्कुल खाली था और दूसरे कमरे में बेड था, लेकिन नया फर्नीचर था। 2 दरवाजे की अलमारी थी। वैसे तो इस्तेमाल करने के सारे ही सामान थे। मैंने एक नज़र पूरे कमरे को निहारती रही और बेड पर जाकर बैठ गई। वह कमरे से बाहर निकल गया था। कुछ देर के बाद कमरे में आया तो एक ट्रे में रोटी और सब्जी रख कर लाया था। मेरे सामने उसने वह प्लेट रखी, कहने लगा, आपने खाना नहीं खाया था, अपने घर से भूखी आई हो, इसलिए ये खाना खा लीजिए। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। कहने लगा, प्लीज़ भूखी मत रहो। ये कहकर उसने थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी लपेट कर मेरे मुंह के पास लाया और मैंने बुरी तरह से उसका हाथ पीछे कर दिया था। वे खाना सब उसके कमीज पर जाकर गिरी थी। वह मुझे हैरानी से देख रहा था। मैंने कहा कि तुमने कभी अपनी औकात देखी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तुम मेरे मुंह के पास खाना रख सको? मैंने कभी तुम्हें इतनी इज्जत नहीं दी, ना ही कभी दूंगी। मेरे साथ जो कुछ हुआ ये मत समझना कि तुम्हें पति का दर्जा दूंगी। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ ले आई है। मेरा बाप अगर बीमार ना होता तो मैं तुम्हें कभी भी पति के रूप में स्वीकार ना करती। शादी करने से अच्छा था कि मैं सारी जिंदगी वैसे ही बिता लेती। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये कहते हुए मैं रोने लगी। मुझे हैरानी और आश्चर्य से देख रहा था। मैंने कहा, क्या सोचकर तुमने उस कमीने हिमांग को धमकी दी थी? तुम नमक हलाली करोगे, मेरी इज्जत की हिफाजत करोगे? उसने मुझसे तुम्हारी कही पूरी बात का बदला लिया। मुझे बर्बाद करने के बाद कहने लगा, बुला लाओ अपने मोहन नौकर को जो दावा करता था कि तुम्हारी हिफाजत करेगा। कहाँ है वो? क्या उसने तुम्हें मुझसे बचा लिया? ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मेरी बर्बादी की वजह सिर्फ तुम हो मोहन। कहने लगा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपको दिए हर जख्म की भरपाई वो करेगा, मेरा वादा है आपसे। मैंने कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके साथ जो मर्जी चाहे करो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी खोई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी और मेरी बर्बादी इज्जत में नहीं बदल जाएगी। मेरी आत्मा का घाव कभी नहीं भरेगा। वह कहने लगा, मैं सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा, आपकी खोई हुई इज्जत आपको लौटा दूंगा। जैसा मालिक मुझ पर भरोसा रखते थे ना, बस थोड़ा मुझ पर भरोसा रखिए। उसने अपने सफ़ेद कपड़ों से सब्जी का दाग छुड़ाने लगा था। कहने लगा, मेम साहब, आप भूखे सोएंगी तो मुझे रात को नींद नहीं आएगा। ये कहकर उसने अपना तकिया उठाया और कमरे से बाहर चला गया। छोटे से आंगन में एक छोटा सा सोफा रखा हुआ था। उसके सामने शीशे का टेबल भी था। वह वहीं जाकर बैठ गया था। पहले तो मैं भी जी भरकर रो रही थी। मुझे नहीं पता था, मेरी किस्मत ये थी कि मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत का ऐसा भी अंजाम होता है। फिलहाल रोने धोने के बाद मुझे भूख लग गई। मैंने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया। जब बाहर रखने गई तो वह सोफे पर सोया हुआ था। सोफा इस तरह छोटा था, उसके लिए टांग फैलाना बड़ी मुश्किल था और वह उसी सोफे पर सो रहा था। लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। बर्तन किचन में रखी, वापस अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके बेड पर लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। मैंने जल्दी उठकर दुपट्टा ठीक किया, दरवाज़ा खोल दिया। सामने ट्रे में खाना लेकर आया था। मुझे नहीं पता था कि अपना ब्लाउज़ का हुक लगाना भूल गई थी। पहली बार उसने भरपूर नज़रों से मुझे देखा था और मैं तो जैसे अंदर से कांप सी गई थी। मैंने उसके हाथ से ट्रे पकड़ ली थी। मैंने कहा, मैं नाश्ता कर लूँगी, तुम जाओ, ट्रे में 2 कप चाय लेकर आओ। कहने लगा, क्या मैं आपके साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकता? कहने लगा, अगर आप इजाज़त नहीं देंगी तो नहीं करूँगा। बड़ी लिहाज से उसने पूछा था। मैं चुप से बेड पर रख चुकी थी। वह 2 प्लेट में जिसमें अंडा फ्राई किए हुए था, ब्रेड के स्लाइस भी थे, जैम भी था, थोड़ा सा मक्खन भी रखा हुआ था, साथ में 2 कप चाय भी थे। ब्रेड से अंडा खाने लगी। कहने लगा, मुझे बता दो किचन में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वह सामान ला कर दूँगा। वैसे मैंने सब कुछ रखा हुआ है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। मैंने कहा कि मैं देख लूँगी, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगी। तुम काम पर नहीं जाओगे? मैं चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी इस घर से निकल जाए। कहने लगा, बस जाने ही वाला हूँ। नाश्ता करते हुए मुझे बार बार कनखियों से देख रहा था। फिर अपनी चाय खत्म करने के बाद बर्तन उठाकर बाहर लेकर चला गया। जब मैंने नाश्ता करके अपने बर्तन किचन में रखने गई तो वह अपने बर्तन धो रहा था। मुझे देखकर जल्दी से किचन से बाहर निकल गया। कहने लगा, दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लीजिएगा और जब तक मैं वापस ना आऊँ दरवाज़ा मत खोलिएगा। चाहे कोई भी आए,
ये कहकर वह जा चुका था। घर में करने के लिए कोई काम था ही नहीं। मैंने फ्रिज खोल कर देखा, उसमें हर चीज़ पड़ी हुई थी। फल भी था, सब्जियां भी थी, फ्रिज में मीट भी था, सब कुछ था। मैंने सोचा कि मेरे बाप की कमाई के पैसे होंगे, वरना उसकी इतनी औकात थोड़ी है। मैंने दाल बना ली थी क्योंकि एक आसान खाना आता था। आटा भी गूंद लिया था, खाना बनाना मुझे आता था। जब तक कि वह घर पर आया मैं रोटी बना चुकी थी, लेकिन पसीने से बिल्कुल भीग चुकी थी। मैंने कहा कि तुम खाना खा लो, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। जब नहाकर मैं बाहर आई तो टेबल पर वैसे ही खाना पड़ा था। वह टेबल पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? कहने लगा, अकेले खाने की आदत नहीं है, आपको भूख नहीं है तभी सामने बैठ जाइए, थोड़ा सा कम से कम जब तक मैं खाना खा रहा हूँ मेरा साथ दे दें। भूख मुझे भी लग रही थी, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई। पहला निवाला लेते ही कहने लगा, खाना बहुत मज़े का बना है। कहने लगा कि आप खाना खा लीजिए, आपको कुछ दिखाना है। मैंने कहा, क्या दिखाना है? कहने लगा, पहले आप खाना खा तो लो। खाना खाने के बाद मैंने कहा, क्या दिखाना है? कहने लगा, पहले मैं ये सारे बर्तन धो लूँ फिर दिखाता हूँ। उसने सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया और फिर वह अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं जब कमरे में गई तो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। कहने लगा, यहाँ आकर बैठो। एक वीडियो मेरे सामने लगा दी जिसमें हिमांक एक कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और वह कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो मोनिका, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? कहने लगा, वह इस वक्त मेरे कैद में है, जब तक आप नहीं चाहोगी वो मेरी कैद से आज़ाद नहीं हो सकता। मैं मोबाइल उसकी गोद में फेंक दिया। मैंने कहा, ये सब दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? कहने लगा, आपको दिए गए हर जख्म की भरपाई वो करेगा और कर रहा है। मैंने कहा, करता रहे, तुम किस गलत फहमी में हो? ये सब करके तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगे तो वह तुम्हारी गलत फहमी होगी। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना मेरी मजबूरी है, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो। कहने लगा, मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपकी नज़र में हीरो बन जाऊं। अपनी औकात और हैसियत अच्छी तरह से जानता हूँ। रही बात आपसे शादी करने की, तो मालिक ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं उनकी बेटी को अपना लूँ, क्योंकि मैं उसे कभी भी रुसवा नहीं करूँगा। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया था, वरना मैं जानता था कि मेरी इतनी औकात नहीं है चांद को अपने आंगन में सजा लूँ। हम जैसे नौकर सिर्फ चांद देख सकते हैं, हकीकत में नहीं पा सकते। आप जब तक चाहें मेरे साथ चल सकती हैं, जब राह अलग करना चाहें तो भी कर सकती हैं। मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। 1 महीना बीत गया था, लेकिन उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। मेरे पास भी नहीं आता था, मेरे कमरे में भी नहीं आता था। बस अपने काम से आता, कपड़े बदलता, खाना खाता, अपने कमरे में चला जाता। उसमें वहाँ पर एक चारपाई बिछा रखी थी। अपना सामान भी अपने कमरे में ले गया था। एक बार रात का पहर था जब हमारी खिड़की का शीशा टूटा था। ये देखकर मैं डर गई, क्योंकि शीशा मेरे कमरे की खिड़की का टूटा था। मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी। मोहन जब कमरे से बाहर आया था, मैं डर के मारे उसके सीने से लग गई थी। मैंने कहा, मोहन, पता नहीं मेरे कमरे का शीशा कैसे टूट गया। अभी मैं बात ही कर रही थी जब एक फायरिंग की आवाज़ आने लगी थी। हमारे घर की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर होने लगे थे। वह खुद भी घबरा गया था, लेकिन मेरा ये हाल था कि मैं उसके बिल्कुल सीने से चिपक गई थी और मैं बहुत तेज कांप रही थी, बिल्कुल उसके सीने के साथ लगी हुई थी। ऐसा था कि मैं उसके इतने करीब हो गई थी, लेकिन उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगा, आप डर क्यों रही हैं? मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है। ये कौन लोग हैं? कहने लगा, मेरे साथ आओ। मुझे एक कोने में ले गया। कहने लगा, आप यहाँ खड़ी रहो। ये कहकर वह अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, बस 1 मिनट। उसने हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन जब कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में पिस्तौल थी। ये देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। कहने लगा, वह कमीना कल हमारी कैद से फरार हो गया था, जरूर उसी की ये हरकत है, छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर बाहर खिड़की के तरफ जाने लगा, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया था। मैंने कहा, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, वह तुम्हें गोली मार देगा। कहने लगा, नहीं मारेगा, मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी, उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। पीछे से वार करता है, मर्द का बच्चा है तो सामने से सीना तान कर आए, जैसे मैंने किया था ना। ना मर्द कहीं का। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन जब तक वह खिड़की के पास गया गाड़ी वहां से जा चुकी थी।
पूरे घर में कांच बिखरे पड़े थे। उसने मुझे बाहर आंगन के सोफे पर बिठाया। मैं रोए जा रही थी। पूरे घर के कांच उसी ने समेटे थे। फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। कहने लगा मैं सुबह ही जाकर उस आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखवाता हूँ। फिर मुझसे कहने लगा अब आप कमरे में जा सकती हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं अकेली नहीं सोऊंगी। कहने लगा मैं कह तो रहा हूँ कोई नहीं आएगा, थोड़ी देर में ही वैसे भी पुलिस के आदमी हमारे बिल्डिंग के बाहर खड़े हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं सोना अकेले, तुम प्लीज़ मेरे कमरे में सो जाओ। मेरे साथ कमरे में आ गया। मैं बेड पर लेट गई, लेकिन वो मेरे पास बैठा रहा। कहने लगा मैं यही हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने सर के नीचे रख लिया था। पता नहीं, मुझे डर था कहीं मेरे सोने के बाद वो बाहर ना चला जाए। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। जब मैं सुबह उठी तो वह सिरहाने टेक लगाकर आंखें बंद करके लेटा था। उसका हाथ अब भी मेरे सर के नीचे था। मेरी आंख खुली तो उसे देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी। मैंने डर के मारे उसे भी परेशान करके रख दिया था। जैसे मैं उठी वह भी उठ गया। कहने लगा अब आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ। मुझे तसल्ली देकर वहाँ से चला गया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो वो बाहर जा रहा था। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? तो मुझसे कहने लगा अपने घर। मैंने कहा ऐसी कोई बात मत करो क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहन कहने लगा नीचे पुलिस के 2 आदमी खड़े हैं, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाहर कैमरे में हिमांक का चेहरा आ चुका था, इसलिए मोहन ने उसे गिरफ्तार करवा दिया था। 1 हफ्ते के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई। कहने लगी तुम खुश तो हो ना? मैंने कहा जी मैं खुश हूँ। कहने लगी मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें पता है मैं तो समझती थी घर के काम ही करने आते होंगे, लेकिन नहीं, उसने तुम्हारी पुरानी किताबें पढ़ पढ़ कर पूरी पढ़ाई की थी। जब तुम्हारे पापा के साथ वह दुकान पर बैठता था तो सारे वक्त पढ़ता रहता था। तुम्हारे पापा ने उसका शौक देखकर उसे 10वीं और फिर ग्रेजुएशन भी कराया था। मोहन तुम्हारे पापा का सारा कारोबार वही संभालता था, उसके अलावा घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करता था। और जब से शादी हुई उसने अपनी अलग किराए की दुकान ले ली है और अपना अलग से काम कर रहा है। उसने 1 रुपया भी तुम्हारे पापा से नहीं मांगा, अपने खानदान वालों से अपना हक भी नहीं मांगा, और हिमांक को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और तुम्हारे बाप ने भी कभी भी उसे नौकर नहीं समझा, अपना बेटा ही समझा था। उसने बेटा बनकर दिखा दिया। कौन सी ऐसी लड़की को इतनी इज्जत देता है? वह हमेशा जब तुम्हारा नाम लेता है मेम साहब कहता है, जबकि पति कभी भी पत्नी को इतनी इज्जत नहीं देता। इस बात को तो मैं भी जान चुकी थी। दिल से उसे चाहने लगी थी क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मेरी माँ मुझसे मिलकर जा चुकी थी। मैं उसके आने से पहले तैयार हुई थी, हाथ में चूड़ियाँ भी पहन ली थी। जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया था। मैंने खाना भी उसकी पसंद का ही बनाया था। खाना खाते हुए मुझे देखे जा रहा था। मैंने कहा आज मम्मी मुझसे मिलने आई थी। कहने लगा तभी आप इतनी खुश हैं? मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर कहने लगा अब मालिक की तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई है, आप जो भी फैसला अपनी ज़िंदगी का करना चाहती हैं कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वह खाना खा चुका था, इसलिए मैं बर्तन उठाकर किचन में धोने के लिए चली गई। कहने लगा आप रहने दीजिए मैं कर लूँगा। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? कहने लगा जब आप चली जाएंगी तो फिर मुझे तो करना ही है। मैंने कहा क्या तुम चाहते हो कि चली जाऊँ? तुम्हें कोई तकलीफ़ देती हूँ यहाँ पर? कहने लगा नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो आपको कभी ना जाने दूँ, लेकिन चाहने से क्या होता है, और सामने वाले की चाहत भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि मेरी है। मैंने कहा यहाँ से जाना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा था। फिर मैंने कहा कि मोहन मैं तुम्हारे साथ। उससे आगे मुझसे कुछ भी बोला नहीं गया। जबकि हिमांक से मैं प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें करती थी, वह भी मुझसे करता था, लेकिन जो इज्जत और लिहाज मैंने मोहन के साथ रहकर बिताया था उसके आगे बोल नहीं पाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा बस समझ गया, कभी भी मोहब्बत को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, या शायद मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती। हम सामने वाले से कितनी मोहब्बत करते हैं तो उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया था। वह मुझे बिल्कुल फूलों की तरह से छूता था। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। हमारी एक बहुत प्यारा सा बेटा भी हुआ था, लेकिन आज भी वो मुझे आप करके ही बात करता है, और उसकी संगत में रहकर मैं भी उससे आप करके ही बात करती हूँ, और मेरी इतनी इज्जत करता है कि मैं खुद को खुशनसीब औरत समझती हूँ। औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी दो तो वह उसके बुरे हालत में भी उसका हंस कर साथ देती है। हमारे यहाँ कभी भी पैसों की कमी पड़ जाती है, खर्चे की तंगी भी आ जाती है, लेकिन वह हमेशा मोहब्बत से ही बात करता है।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।